हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो क्लास लेकर आई हूँ 4 बजे, वो अगेन आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? तो चाइल्डहुड का कर रहे हैं। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो इसमें वो सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो आपके जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप लोगों का जो है बुक से किया जा रहा है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आप इसको अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं ज़्यादातर रिपीटेड ही रहते हैं और प्रीवियस ईयर के ही रहते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए इसकी तैयारी कीजिएगा और इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, जो पूछा जाता है वो ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को हम। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं और ऑब्जेक्टिव। और इसके साथ साथ CCSE यूनिवर्सिटी यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एंड बिहार बीएड एंट्रेंस का जो है पेड क्लास नया स्टार्ट हुआ है हमारे चैनल पे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार, आगरा, अवध यूनिवर्सिटी का भी पेड क्लास चलाया जाता है, तो आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है। ध्यान से, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था है? मतलब आपको ये बताना है कौन सी अवस्था में जो बच्चा है, और 13 वर्ष भी है इसका, कौन सी अवस्था में बच्चा जो है बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करता है। मतलब उनकी थिंकिंग, जो एल्डर है उनकी थिंकिंग और बच्चे की थिंकिंग नहीं मिलती है। एज भी दिया हुआ 13 वर्ष, तो काफ़ी हिंट दे दिया गया है कि कौन सी अवस्था है। अगर आपने अवस्थाओं को अच्छे तरीके से किया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा है युवावस्था एंड चौथा है बाल्यावस्था। तो हम सब जानते हैं कि किशोरावस्था में बच्चे जो हैं अपनी बातों को रखना सीख जाते हैं, दूसरे की बातें जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। और दूसरा हिंट जो है यहाँ पे 13 साल दिया है। किशोरावस्था का एज ही होता है 13 साल, 12 से लेकर 18। तो यहाँ पे ये क्लियर है कि ये जो है किशोरावस्था है। आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही कोई ना कोई हिंट दिया रहेगा आपके आंसर को लेकर के। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? किशोरावस्था। दूसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? मतलब एक टीचर जो है स्टूडेंट्स को खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो है हेल्प कर सकती है। कैसे, किस प्रकार? ऑप्शन है आपके, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। दूसरा है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। तीसरा है बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो आप खुद सोचिए कि अब आप टीचर हो और आप चाहते हो कि आपके स्टूडेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक तरह से स्किल होता है वो डेवलप हो, तो कैसे करोगे? इन चारों में से आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, हम ये देखेंगे कि बच्चा जो है वो खुद से अपनी समस्याओं को समाधान करे। बच्चों को जो है समस्या दे दिया जाएगा, वो किस तरह से हेल्प कर रहे, किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं वो देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएगी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और हल करते समय यानी कि सॉल्व करते समय अगर वो कहीं कहीं पर फंसेंगे तो उनको हेल्प किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स एक टीचर जो है इसी तरह से बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप कर सकती है। इसका आंसर ए नंबर हो गया। तीसरा है, बालक को आनंददायक सरल कहानियाँ सुनाने से क्या प्राप्त होता है? हम जब छोटे बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं, इजी स्टोरी सुनाते हैं, तो उससे क्या होता है? ऑप्शन है नैतिकता, उनमें जो है सही गलत के प्रति जो है वो चीज़ें डेवलप होती हैं। दूसरा है शिष्टाचार, तीसरा है मनोरंजन और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपको मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी उपरोक्त सभी दे देता है तो आपको
देखना है ऑप्शंस में, अगर एक से दो ऑप्शंस आपको लग रहा है हाँ ये तो होगा ही, तो तीसरा भी अपने आप ही हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यस, हम बच्चों को स्टोरी इसलिए सुनाते हैं जिससे वो सही गलत का फ़र्क करना सीख जाएं और उनमें एक पोलाइटनेस, एक शिष्टाचार, किस तरह से बात करना है, उठना है, बैठना है, वो चीज़ें सीखें और साथ में उनका एंटरटेनमेंट भी हो। तो ये तीनों चीज़ें जो है इसमें आएगी। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सांख्यिकी है, पहला ऑप्शन है कला, विज्ञान। कला व विज्ञान दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यस, सांख्यिकी जो है कला व विज्ञान दोनों है, यही माना गया है। पांचवा, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू नहीं होता। मतलब इन चारों ऑप्शंस में से ये जो आरटी एक्ट जो था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, वो किस पे लागू नहीं होता है? पहला है निःशक्त बच्चे पे, नहीं ये तो लागू होता है, निःशक्त बच्चे को तो रखा गया है इस कैटेगरी में। दूसरा है 6 से 14 साल के बच्चे, इनको भी रखा गया है, 6 से 14 साल के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन देने की बात है। तीसरा है 14 से 18 आयु के बच्चे, इसमें डाउट है। और चौथा है बच्चों की नियमित उपस्थिति, ये भी रखा गया है। तो 14 से 18 वर्ष के बच्चे को इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो आरटी एक्ट के अधिनियम जो है 2009, ये इसमें आंसर जो नहीं है, जो लागू नहीं होता है, इसमें सी नंबर होगा। 14 से 18 आयु के बच्चे पे ये लागू नहीं होता है। तो ये हो गया आपका पांचवा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है। देखिए, एज अ टीचर आपकी क्लास में हर तरह के बच्चे मिलेंगे, कुछ बहुत इंटेलिजेंट, कुछ बहुत स्लो लर्नर, कुछ एवरेज। आप अपने क्लास में देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट है बहुत ही बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो आप क्या करेंगे उसको? पहला ऑप्शन है उसे सभी छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, मतलब सभी स्टूडेंट के साथ ही उसको ले करके चलेंगे। दूसरा है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, मतलब उसके, क्योंकि वो जल्दी कर लेता है, इंटेलिजेंट है, तो पहले ही करके बैठ जाता है, तो क्या उसको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देंगे। तीसरा है वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है, जैसे वो डेवलप कर सकता है, वैसे ही उसे मोटिवेट करेंगे। और चौथा है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो देखिए, ऑफ कोर्स एज अ टीचर आपका काम है कि जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है उसको और मोटिवेट कीजिए, जिससे कि वो और अच्छा से अच्छा कर सके, उसकी जितनी एबिलिटी है उस एबिलिटी में वो जाकर अच्छा करे। तो ऑफ कोर्स 6 का आंसर सी नंबर है। कमजोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन के बालक से क्या तात्पर्य है? ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मुझे 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में मिला है। ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे पेरेंट्स जिनकी वार्षिक आय कम है, क्या उनको वीकर सेक्शन में रखा जाता है? दूसरा है ऐसे अभिभावक के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, या ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। या डी नंबर, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। तो आप देखेंगे ऑफ कोर्स ए नंबर जो बोला है वो भी है, बी नंबर बोला है वो भी है, लेकिन जब आप यहाँ पे डी नंबर में उपयुक्त सभी दिया नहीं हुआ है, तो अब हमें क्या करना है? हमें ये ढूंढना इन चारों में से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा जाएगा, क्योंकि ए भी है, बी भी है, ठीक है, और सी भी है, सभी है, तीनों हैं। तो अब मुझे, और डी भी है, तो हमें ऐसा आंसर ढूंढना है इसमें से जो कि सभी मतलब कि एप्रोप्रिएट हो, सबसे ज़्यादा वही आंसर जो है उत्तम हो या उचित हो। तो देखिए, डी नंबर पर अगर आप ध्यान देंगे तो डी नंबर बोल रहा है कि ऐसे अभिभावक के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय, वही है जिनकी वार्षिक आय कम है, तो सरकार द्वारा न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे के वर्ग में आते हैं। देखिए, नीचे के वर्ग में भी आते हैं, गरीबी रेखा के। तो ये तीनों ऑप्शन को जो है बोल सकते हैं कि ये करके सारांश करके डी नंबर ऑप्शन में दे दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर डी नंबर होगा। अगर उपरोक्त सभी रहता तो हम उपरोक्त सभी लगाते, बट डी नंबर जो है बाकी तीनों ऑप्शंस का सारांश है, तो हम इसीलिए इसका आंसर डी नंबर लगा रहे हैं।
नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है। सबसे पहले तो विशिष्ट बालक समझिए। विशिष्ट बालक के अंतर्गत जो है पिछड़ा बालक भी है, मतलब कि जो एकदम स्लो लर्नर है वो भी है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट है, प्रतिभाशाली हैं वो भी है। ऐसे बच्चे, विशिष्ट बालक की जो परिभाषा होती है वो ये होती है, विशिष्ट बालक ऐसे बालक जो कि नॉर्मल यानी कि एवरेज बच्चों या नॉर्मल बच्चे से अलग होते हैं। चाहे वो पढ़ने में बहुत ही अच्छे हो जाए तो भी अलग है, अगर वो कम पढ़ने में अच्छे हैं मीन्स कि एकदम ही अच्छे नहीं हैं तो भी अलग हैं। तो जो नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं उनको हम विशिष्ट बालक की कैटेगरी में रखते हैं। ऑप्शन है आपका पिछड़ा बालक, दूसरा है प्रतिभाशाली बालक और तीसरा है बुद्धि बालक। तो ये तीनों जो है हमारे विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। आइए 9 नंबर देखते हैं, अपराधी बालक। ये कौन है? अपराधी बालक क्या होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, मतलब समाज के बनाए हुए नियमों को तोड़ते हैं वो, या जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, या जो कक्षा में अव्वल आते हैं, या जो समाज में रहना पसंद नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं, अपराधी बालक वो होते हैं जो समाज के बनाए हुए नियमों को तोड़ते हैं, जो सही है उसको गलत करते हैं, उसको हम अपराधी बालक की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे समाज ने नियम बनाया है कि चोरी करना बुरी बात है और वो चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं, तो वो सारे जो हैं अपराधी बालक की कैटेगरी में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। मतलब बच्चा जो है सीखना और सुनना है दोनों चाहता है, तो अधिगम योग्य वातावरण यानी कि लर्निंग एनवायरनमेंट जो है, तो इनमें से कौन सा सही रहेगा। पहला है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट में, तो आप क्या करेंगे, शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, या एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, या निरंतर गृह कार्य देते रहना, या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे और जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसमें अच्छे से अच्छा करे, तो आपको जो है उसको उस एनवायरनमेंट में ये छूट देना है कि वो खुद से डिसाइड करे कि उसको क्या सीखना है और कैसे सीखना है। लेकिन आपको क्या करना है, वो लर्निंग एनवायरनमेंट यानी कि अधिगम योग्य वातावरण क्रिएट करके देना है, तो वो सीख सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर ए नंबर है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, तीसरा है कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, और चौथा है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो हमारी जो चाइल्ड साइकोलॉजी बोलती है, वो चाइल्ड साइकोलॉजी बोलती है कि हर बच्चा जो है एक दूसरे से अलग है। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, अलग होता है, यही चाइल्ड साइकोलॉजी मानती है। तो 11 का बी नंबर। 12 नंबर देखिए, कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। कोलबर्ग ने अपनी जो नैतिक विकास का जो थ्योरी दिया है उसमें इसमें से उसकी थ्योरी को किस बेस पे, किस आधार पे जो है उसको क्रिटिसाइज किया गया है, आलोचना की गई है। पहला है, कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया, ये बताया जा रहा है। दूसरा है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तीसरा है, कोलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। और चौथा है, कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो मैं कोलबर्ग की थ्योरी करवा चुकी हूँ आप लोग को, अगर आप लोग को याद हो तो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, कोलबर्ग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अपने नैतिक विकास की थ्योरी के लिए, उसमें सिर्फ लड़कों को लिया गया था, लड़कियों पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। तो पहला इनका सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म होता है कि महिलाओं को क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि उनका सोचने का तरीका अलग होता है, वो इमोशनली हर चीज़ से ज़्यादा अटैच्ड होती हैं। तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट कुछ और होता अगर इसमें महिलाओं को भी इंक्लूड या लड़कियों को भी इंक्लूड किया गया रहता।
दूसरा जो इनका क्रिटिसिज्म ज़्यादा होता है वो होता है संस्कृति को लेके। जैसे यूरोप में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और इंडिया के लोगों के साथ कंपेयर करोगे तो क्या मैच करेगा, क्योंकि दोनों के कल्चरल डिफरेंस ज़मीन आसमान का है। तो इसलिए सांस्कृतिक डिफरेंसेस यानी कल्चरल डिफरेंसेस का भी इम्पैक्ट आएगा, इस बात को भी रखा गया। तो दो तरह से कोलबर्ग की थ्योरी को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है। 13 नंबर है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, जो डेवलपमेंट होता है उसमें ग्रोथ से क्या मीनिंग है। तो पहला है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या डी नंबर है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो वृद्धि आप जैसे कि जानते हैं हम सोच, समझ, आकार यही सब होता है। आपके शरीर में जो है वृद्धि होती है, आपके साइज में वृद्धि होती है, इसको हम लोग वृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। 14 नंबर है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ये जो चारों अवस्थाएं दी गई हैं, इनमें से कौन से अवस्था के बच्चे जो हैं अपने एज के बच्चों के साथ बहुत एक्टिव हो जाते हैं या उनसे ज़्यादा घुल मिल जाते हैं कंपेयर टू फैमिली। तो पहला है किशोरावस्था, दूसरा है वयस्कावस्था, पाक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे जो है अपनी फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपनी सेम एज ग्रुप के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। 15 नंबर है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। अगर किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ जो है वो 90 से 110 के बीच में है तो उसको क्या बोला जाता है, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या प्रतिभाशाली। तो याद रखिएगा 90 to 110 के बीच में अगर आपका IQ आ रहा है तो वो बच्चे जो हैं सामान्य बुद्धि की कैटेगरी में आते हैं। इस पे भी क्लास करवाया गया है, तो अगर आप लोग को इसको डिटेल में जानना है कि ये IQ कैसे निकालते हैं, कौन से बुद्धि लब्धि के बच्चा जो है वो क्या कहलाता है, प्रखर बुद्धि वाला क्या कहलाएगा, उत्कृष्ट बुद्धि का IQ कितना होना चाहिए, अगर इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जो है प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जो है आपका B.Ed फर्स्ट ईयर का सारा क्लास करवाया गया है, तो जिसमें कि आप इंटेलिजेंस यानी बुद्धि क्षमता देखिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा डिटेल में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस 15 क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, सारा कर लीजिएगा। पहले आप ट्राई कीजिए, आप खुद देखिए कि आप कितना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगी कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।